So let's start the new chapter about kinetics of motion. So last chapter theory of machine में मैं 2 वीडियो डाला था जिसका टॉपिक का नेम था काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन एंड इन द काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन हमने सारा बेसिक चीजें को मतलब बेसिक फॉर्मूलाज एंड बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को हम पढ़े थे और ये है थ्योरी ऑफ मशीन का चैप्टर 2 एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि ना ये जो चैप्टर है काइनेटिक्स ऑफ मोशन उसको मैं बहुत डिटेल्स में और बहुत स्लोली पढ़ाऊंगा इसको क्योंकि ना बहुत अच्छा चैप्टर है और ये सब चैप्टर जो भी है ये एवरीथिंग इज बेसिक फंडामेंटल्स चैप्टर और कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है कि यार हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन या काइनेटिक्स ऑफ मोशन कुछ ज्यादा डिटेल्स में देता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारा चीज बेसिक फंडामेंटल चैप्टर से जो हम बचपन में पढ़े थे वही चीज ही पढ़ेंगे इसको। बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार बेसिक तो आता है यार, नहीं देखेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, पर जरूरी नहीं है कि तुम्हें क्या आता है, जरूरी है कि तुम क्या एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करोगे एक चीज को बार बार रिवाइज करके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एवरी बिट एवरी पार्ट ऑफ एनी ऑफ द टॉपिक। सो पिछले वीडियो में मैंने काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन पढ़ाया था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट काइनेटिक्स ऑफ मोशन। सो थ्योरी ऑफ मशीन का ये सेकंड चैप्टर है। सो काइनेटिक्स ऑफ मोशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ। ठीक है, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ। ये तो सबको पता है कि न्यूटन्स लॉ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूटन्स लॉ। मतलब न्यूटन ने तीन तो लॉ निकाला था। सो व्हाट आर द 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो हमें पढ़ेंगे। सबसे पहला एक चीज समझो, मान लो ये एक बॉडी है एंड इट इज एट रेस्ट। ये एक बॉडी है और ये रेस्ट में है और ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक हम उसको एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं डालेंगे। मतलब ये मार्कर हो गया बॉडी, इट इज इन रेस्ट, तब तक रेस्ट में है जब तक मैं इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं डालूंगा, एक्सटर्नल पुल नहीं डालूंगा। अब मान लो मैं इसको सिर्फ पुल दे दिया, ठीक है, बहुत दूर चला गया ये। मान लो इसको मैंने अभी मार्कर को पुल किया, तो मार्कर क्या हुआ कि वो अपने पोजीशन चेंज करके एक दूसरा पॉइंट में पहुंच गए। सो इससे पता चलता है क्या कि मार्कर को जब मैंने पुश किया और मार्कर अपना पोजीशन चेंज किया, रेस्ट से मोशन गया, इससे पता चलता है क्या कि जब तक हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं डालेंगे एक बॉडी पे, तब तक वो बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब मान लो एक बॉडी मूव कर रहा है एक पाथ पे। मान लो ये बॉडी, हम लोग उसको फोर्स डाले तो इसने मूवमेंट इस डायरेक्शन में करने लग गया। मतलब फोर्स हमने इस डायरेक्शन में डाला तो मूवमेंट भी इस डायरेक्शन में करने लग गया। ठीक है, अब मान लो एक फ्रिक्शनलेस पाथ में जहां फ्रिक्शन नहीं है, ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि कोई भी पाथ को हम फ्रिक्शनलेस ले सकते हैं, कोई भी पाथ को। ये थ्योरेटिकली ओनली पॉसिबल, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। हमेशा ध्यान में रखना, प्रैक्टिकली फ्रिक्शन होता ही होता है। तुम कहीं भी जाओ, किसी भी सरफेस पे जाओ, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तुम्हें मिलेगा, थोड़ा बहुत तो मिलेगा। पर थ्योरेटिकली चलो हम लोग मान लेते हैं कि ये एक तो पाथ है, ठीक है, और इस पाथ में ये बॉडी है ना, हमने पहले एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, बॉडी मूवमेंट किया इस डायरेक्शन में। अब मान लो ये फ्रिक्शनलेस पाथ है, यहाँ वैक्यूम में बॉडी मूवमेंट करे, देयर इज नो एयर, नथिंग। ठीक है, जैसे मान लो स्पेस, अगर बॉडी मूवमेंट कर रहा है तो कर ही रहा है, वो अपने आप नहीं रुकेगा। ठीक है, अब स्पेस में क्या होता है ना कि ना फ्रिक्शन होता है, ना एयर होता है, ना कुछ होता है। इट्स जस्ट लाइक अ वैक्यूम। तो अगर मान लो बॉडी मूवमेंट कर रहा है, अगर उसको हमें रोकना है तो हमें फिर से एक प्रेशर ऑपोजिट डायरेक्शन में डालना पड़ेगा, फोर्स
फिर से एक फोर्स उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में डालना पड़ेगा, ताकि वो अपना स्पीड को कंट्रोल कर करके एक पॉइंट आएगा जहां वो फुल्ली स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो दिस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑल्सो प्रैक्टिकली पॉसिबल, और जो फ्रिक्शनलेस वाला सिचुएशन बोला दैट इज ऑल्सो प्रैक्टिकली पॉसिबल इन द केस जब आप स्पेस में हो। ठीक है, यही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बताया। तो फर्स्ट लॉ क्या है, थोड़ा एक बार देख लो और इसको हो सके तो लिख लो। मेरे को पता है सबको पता होगा, बट देन ऑल्सो यू शुड राइट। ओके, लिखने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा प्रैक्टिस होगा। या तुम्हें कोई अचानक से पूछ लिया यार न्यूटन फर्स्ट लॉ बताओ, तो तुम संगे संग बता दोगे, या कम से कम कुछ एग्जाम्पल देकर ही बता दोगे। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, एवरी बॉडी tends to be at rest. Okay, not tends, everybody continues to be in rest or motion until an external force applied on it, applied on it। मतलब एक बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो कंटिन्यू करता है जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाइड नहीं होता है। ठीक है, वो एक्सटर्नल फोर्स आइदर बॉडी को रोकने के लिए हो या फिर वो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को मूवमेंट के लिए हो। सो जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है देन ये बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स हम कुछ अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स लॉ। सेकंड, ठीक है, और ये जो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस करने से पहले और एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। सेकंड लॉ, सॉरी फर्स्ट लॉ जो है, ये जो लॉ है इसको हम, ये जो लॉ है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अब इनर्शिया, एक मैटर का इनर्शिया क्या है, एक मैटर का इनर्शिया प्रॉपर्टी क्या है? इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनो, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which a body cannot move or change its motion, change its position, or the body cannot rest when it is in motion by itself। एक बॉडी कभी भी अपने आप मूवमेंट नहीं करेगा या अपने आप रेस्ट में नहीं आएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बता दूं, अगर तुम स्पेस में जाओ और स्पेस में कुछ भी चीज को छोड़ दो, ऐसे नॉर्मली छोड़ दो, ठीक है, तो वो कांस्टेंट रहेगा, वो अपने आप मूवमेंट नहीं करेगा। थोड़ा सा पुश कर लो, मूवमेंट करना शुरू करेगा, पर वो रेस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि वहां ना फ्रिक्शन है ना कुछ एयर है, नथिंग। सो इससे क्या पता चलता है कि ये बॉडी का इनर्शिया प्रॉपर्टी है। यानी दिस लॉ ऑफ इनर्शिया जो है ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी बता रहा है, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन भी लिखना है इनर्शिया क्या है, तो मैं बोल दे रहा हूं कि इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच अ बॉडी कैनॉट मूव और चेंज इट पोजीशन, और द मूविंग बॉडी कैनॉट बी एट रेस्ट बाय इटसेल्फ। सो इसके लिए मतलब इसके कारण हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। चलो अभी न्यूटन सेकंड लॉ, अब ये न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? अभी हम मोमेंटम, पिछले वीडियोस में, पिछले जो काइनेमेटिक्स में हमने बहुत सारा बेसिक पार्ट पढ़े थे। ठीक है, बहुत सारा बेसिक पार्ट, डिस्प्लेसमेंट, ये वो जो भी। चलो न्यूटन सेकंड लॉ बता रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हमें क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? v माइनस
एम वी बाय टी। और वो क्या है मैं उसको आगे बताऊंगा, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो क्या है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल इतना समझो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, और उसके बाद उसका यूज कहां आता है बेसिकली, इसको मैं आगे बताऊंगा। पर न्यूटन सेकंड लॉ का बेसिक डेफिनेशन को समझो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स और अप्लाइड ऑन ए बॉडी, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, तो टू द अप्लाइड फोर्स एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। ये जो चीज है न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता है कि हमें पता है कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हमें पता है मोमेंटम जो है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम। एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो क्या बताते हैं, बॉडी अगर हम एक फोर्स देंगे, मान लो ये फोर्स है, ये उसको फोर्स देंगे, इसका जो मोमेंटम आएगा, इस बॉडी के अंदर जो भी मोमेंटम आएगा, जो मोशन, फोर्स देंगे तो बॉडी में मोशन होगा, ये हमें पता है। फोर्स देंगे तो बॉडी में मोशन होगा, और जब बॉडी मोशन होगा उसका एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होगा। बॉडी का अपना मास है, बॉडी एक टाइम पीरियड में ट्रेवल करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब एक बॉडी को हम फोर्स देंगे तो वो अपना एक मोमेंटम क्रिएट करेगा, ठीक है, अपना एक मोमेंटम क्रिएट करेगा। सो दैट एक्सप्लेन न्यूटन इन हिज सेकंड लॉ कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा बॉडी में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। जैसा फोर्स हम डालेंगे वैसा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा। और बॉडी कहां किस डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। अब मान लो, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अब मैं मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है। अब मान लो फोर्स को मैं अप्लाई करूंगा इधर, तो बॉडी का मूवमेंट क्या इधर होगा? नहीं ना, बॉडी का मूवमेंट तो इधर नहीं होगा। तो बॉडी का मूवमेंट कहां होगा? फोर्स का अगर अप्लाई किया मैं इधर, बॉडी का मूवमेंट भी इधर ही होगा, ठीक है। सो दिस एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ कि बॉडी में जब हम एक्सटर्नल फोर्स डालेंगे, so the rate of change of momentum of the body is directly proportional to the force applied on the body, and the body will move in the direction to the force applied, ठीक है। जहां जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा बॉडी उस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। ये न्यूटन सेकंड लॉ बताता है। न्यूटन थर्ड लॉ जो होता है, न्यूटन थर्ड लॉ सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजी रिमेंबर करने के लिए, और इसको तो हम अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में भी देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ कर्मा। क्यों बोलते हैं? देखो, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये जो न्यूटन थर्ड लॉ है ना, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि ना ये हर इंजीनियरिंग में हर एक पॉइंट में ये न्यूटन थर्ड लॉ काम आता है, हर एक पॉइंट में। अगर आप सोम भी पढ़ लोगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, उसमें भी ये काम आएगा। जब हम लोग एक्सियल लोडिंग या किसी बार को लोडिंग देंगे, अगर किसी बार को फिक्स कर देंगे तो फिर वहां लोडिंग होगा, फिर वहां रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली सच है, ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली सच है। ये बॉडी है, मैंने यहां एक पुल मारा, ये जितना स्पीड से यहां एक्शन हुआ, इसका रिएक्शन भी इतना स्पीड से, बॉडी ने रिएक्शन भी उतना स्पीड से दिया। देखो,
ये बॉडी है मार्कर, मैं इसको पुल मारा तो बॉडी यहां मूवमेंट हो गया, दोनों के अंदर कोलिजन हुआ, अब बॉडी यहां मूवमेंट हो गया, तो जितना स्पीड से एक्शन हुआ उतना स्पीड से रिएक्शन हुआ। सो इट इज द थर्ड लॉ, जो बहुत बहुत तरीके से ये हमारा काम में आने वाला है। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ते हैं। मैं देखा हूं कि बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मास और वेट के अंदर क्या फर्क है। ठीक है, मास और वेट के अंदर क्या फर्क है, मैं बहुत जन ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बता दे रहा हूं एक चीज, मास और वेट के अंदर क्या फर्क है। मैं मास का और वेट का डेफिनेशन लिख देता हूं। मास, ठीक है, और वेट। मास और वेट के अंदर कभी कंफ्यूज मत होना। सबको लगता है कि यार मास जो है वेट वही है, वैसा कुछ होता नहीं है। मास जो है वेट वही है, सेम कभी नहीं होता है। ठीक है, वेट मतलब ये फोर्स है। अब सब कंफ्यूज हो जाओगे यार वेट कैसे फोर्स हो गया। वेट इज द फोर्स अट्रैक्टेड बाय द अर्थ्स ग्रेविटी। ठीक है, अगर तुम मून पे चले जाओगे तो तुम्हारा वेट वहां कम हो जाएगा, समथिंग 1/4। बोलते हैं मून पे जाने पे तुम्हारा वेट 1/4 कम हो जाता है अकॉर्डिंग टू अर्थ, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन पावर ज्यादा है मून से। इसीलिए हमेशा एक चीज याद रखना, मास और वेट कभी समान नहीं होता है। मास होता है इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी एंड डज नॉट वेरीज विद द चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस। इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर content in a body and does not changes, मतलब does not varies, okay, does not varies with change in position of body, with change in position of body from earth surface. ठीक है, does not vary with the change in position of body from earth surface, ऐसे it is किलोग्राम और ग्राम। ठीक है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी, ये हमेशा याद रखना। और ये कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर उसका बॉडी का पोजीशन चेंज हो जाता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी। पर जहां तक वेट का सवाल है, मैंने अभी बताया कि वेट इज अ फोर्स पुल्ड बाय द अर्थ सरफेस, क्योंकि अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल पावर है। वेट जो होता है, फोर्स पुल्स द बॉडी टूवर्ड्स अर्थ सरफेस, टूवर्ड्स अर्थ सरफेस ड्यू टू ग्रेविटेशन, ड्यू टू ग्रेविटेशन। ठीक है, और वेट ऑफ द बॉडी वेरीज विद द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉडी, ना तुम जितना ऊपर जाओगे तुम्हारा पुल उतना ज्यादा आएगा। पर एक पॉइंट ऑफ टाइम में जब तुम स्पेस पे पहुंच जाओगे तुम्हारा पुल एकदम नहीं आएगा, तो तुम्हारा वेट 0 होगा। ठीक है, पर जब जहां तुम मून पे जाओगे तो तुम्हारा वेट जो मून पे होगा अर्थ के हिसाब से 1/4 कम होगा। ठीक है, तो वेट इट इज अ फोर्स। अब वेट को हम न्यूटन बोलेंगे। कभी मत बोलना है कि वेट मेरा 1 किलो 10 किलो ये किलो वो किलो। वेट का वो डेफिनेशन नहीं है। वेट का डेफिनेशन है कि फोर्स पुल्स द बॉडी टुवर्ड्स द सरफेस। ठीक है, मास होता है तुम्हारा, मास होता है किलोग्राम और ग्राम समथिंग एल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अर्थ सरफेस। ठीक है, और मास कभी चेंज नहीं होगा। अगर तुम स्पेस पे भी चले जाओगे तो तुम्हारा मास उतना ही रहेगा, पर वेट हमेशा चेंज होता है। सो जो बच्चे लोग सोचते हैं कि यार मून पे जाने से वेट कम हो जाएगा, वो लोग खुश हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तुम्हारा मास समान रहेगा, वेट वेरीज करता है। ठीक है, तो अभी होता है मोमेंटम एंड फोर्स के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है, ये दोनों के अंदर कंफ्यूज मत हो, मतलब एकदम कंफ्यूज मत हो ना। अभी पढ़ेंगे मोमेंटम एंड फोर्स। मोमेंटम सबको पता है, मोमेंटम का डेफिनेशन क्या है, सबको पता है कि मोमेंटम का क्या डेफिनेशन है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम मतलब अगर P हम लोग उसको लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी, यह होता है मोमेंटम का डेफिनेशन। इट इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन, इट इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन। अगर मान लो लेट वी हैव, अगर मान लो लेट वी हैव u एज इनिशियल वेलोसिटी, v as final velocity, m as mass, t we have t second. So what will be and what will be the momentum of the body? What will be the momentum of the body? हमें पता है क्या है, momentum is mass into velocity. Momentum is equal to mass into velocity, हमें पता है। तो मास वेलोसिटी के जगह हम ये लिख सकते हैं v माइनस यू। ठीक है, सो दिस इज द मोमेंटम, v माइनस यू इज द मोमेंटम। अगर हमें पूछा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर हमें पूछा है मोमेंटम का रेट क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, अगर चेंज इन मोमेंटम पूछा है मतलब टाइम का भी इसमें खेल है। जहां चेंज इन मोमेंटम पूछा है वहां टाइम का खेल है। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब टाइम का भी खेल है, तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगा एम वी माइनस यू अपन टी। ठीक है, इसको मैं टाइम का भी खेल है, जहां रेट पूछा वहां समझ जाना टाइम है। ये चीज रट के रटो, दिमाग पे फीट कर लो, जहां रेट पूछा वहां टाइम है। ठीक है, तो टाइम मिल गया हमें। तो ये होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला, इसको भी हम लिख सकते हैं एम इंटू ए होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि a क्या होता है, v माइनस यू अपन टी। ये मैंने बहुत बार पढ़ाया हूं और ये बचपन में भी हम पढ़े हैं। तो v माइनस यू बाई टी को हम ma लिख सकते हैं कि नहीं? ऑफकोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला देखो क्या आ गया हमारे पास। मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया m इंटू बी या फिर m इंटू ए, बस 2 केसेस आ गए मोमेंटम का। अब जो मैं बताने जा रहा हूं हमें ध्यान रखो, अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान रखो। ठीक है, अभी मैं मोमेंटम क्या है बताया, अभी मैं बताऊंगा फोर्स क्या है। ठीक है, मोमेंटम एंड फोर्स हमें पता है। फोर्स क्या है, फोर्स क्या है हमें पता है कि फोर्स एक एजेंट है जो प्रोड्यूस करता है या टेंड्स टू प्रोड्यूस करता है और डिस्ट्रॉय करता है एक बॉडी के मोशन, और इसकी मोशन का कंडीशन में या फिर रेस्ट का कंडीशन में। मतलब एक बॉडी है ऐसे कांस्टेंट, अगर हम उसको फोर्स डालेंगे तो इधर ये बॉडी का रेस्ट को डिस्टर्ब करेगा कि ना कांस्टेंट रेस्ट में था। अगर बॉडी मोशन कांस्टेंट मोशन में अगर उसको हम फोर्स डालेंगे तो फोर्स हमें पता चल गया। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, फोर्स को हम एफ लिखेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था फोर्स हमारा एफ से डिनोट होता है। ठीक है, इट्स एजेंट which produce or tends to produce or destroy the motion। ये सिंपल सा डेफिनेशन है। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या था, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां ये देखो, अच्छे से ध्यान से देखो,
टू द फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड ये हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ में, सेकंड लॉ न्यूटन्स लॉ, ठीक है, ये हमने पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। मतलब एक बॉडी है उसके अंदर जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो अभी हमने रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या लिखा था, एम वी माइनस यू बाई टी, ये रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर्मूला लिखा था, और एम ए लिखा था। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू बाई टी और एम इंटू ए। क्या मैं ये लिख सकता हूं? जरूर। तो ए फिजिकल टू क्या होगा, के एम ए और के एम वी माइनस यू बाय टी। और यहां जो के है, ये जो के है ये होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, ये समझो अच्छे से। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, या तो फोर्स इज डायरेक्ट, इससे हमें फॉर्मूला मिल गया। फोर्स इज इक्वल टू एम ए, हमें फॉर्मूला मिल गया। कैसे मिला हमें पता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बता रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। हमने वही चीज किया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो हमने पहले निकाला था। फिर उसके बाद इसका ये फॉर्मूला आ गया जहां के इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, और इसका जो ऐसा यूनिट है ये न्यूटन है, इसका जो ऐसा यूनिट है ये न्यूटन है। ठीक है, और हमेशा याद रखना देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स इन फोर्स। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ यूनिट इन फोर्स, दो टाइप का यूनिट होता है फोर्स का। ठीक है, क्योंकि ना हमें पता है एक फोर्स जो हम खुद देते हैं उसका हम न्यूटन मान लेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट, एब्सोल्यूट फोर्स यूनिट और ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिट, ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिट। ठीक है, एब्सोल्यूट फोर्स यूनिट, ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिट। एब्सोल्यूट फोर्स यूनिट जो हम खुद अपना हाथ से एक्सटर्नल फोर्स देंगे एंड इट्स डिनोटेड एज न्यूटन। न्यूटन का डेफिनेशन आपको पता है, जो हम खुद देंगे। और ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल से समझ जाओ जो अर्थ ग्रेविटी से फोर्स क्रिएट होता है। और इसका ऐसा यूनिट है केजीएफ, केजीएफ मूवी नहीं, किलोग्राम फोर्स। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होता है केजीएफ। और 1 केजीएफ हमेशा याद रखना, इसको दिमाग में रख लेना, 1 केजीएफ इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। 1 kgf इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। कैसे 1 kgf इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन? अब देखो मैं कैसे निकाला, देखो 1 kg 1 इंटू एफ फोर्स होता है किसके कारण, ग्रेविटेशन के कारण होता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। ठीक है, सो 1 kgf इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। यह हमेशा याद रखना। ठीक है, सिंपली रिमेंबर। ठीक है, अभी एक मैं कंडीशन बताऊंगा, उसको ध्यान रखो। मैं कोशिश करूंगा कि जितना शॉर्ट वीडियो लूं पर लेक्चर का उतना सही होगा ताकि आपको बोर ना लगे। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मान लो कि एक बॉडी है,
ठीक है, यहां इसका सेंटर है मान लो, मैं इसको मतलब उसको अगर मैं दूर से ऐसे लिखूं तो ऐसे मान लो, पर मैं इसको जूम करके बता रहा हूं। ठीक है, ये एक सेंटर पॉइंट है इसका, इस बॉडी का सेंटर पॉइंट है जहां फिक्स्ड है, इट इज फिक्स्ड, ये पॉइंट से फिक्स है। ठीक है, ये पी पॉइंट में फिक्स है। ठीक है, अगर मान लो मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, अगर मान लो मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, तो हमारा बॉडी क्या होगा, ये फिक्स है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये फोर्स बॉडी को इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। कुछ टाइम के बाद बॉडी यहां आ जाएगा, कुछ टाइम के बाद बॉडी यहां आ जाएगा। ठीक है, समझो इसको, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में घुमाएगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, सपोज अ फोर्स इज अब्जॉर्ब्ड, ये मान लो पॉइंट पी है, ये मान लो पॉइंट पी है, सपोज अ फोर्स इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम पॉइंट पी दैट इज एफ। ठीक है, एक पॉइंट पी से एक फोर्स को ऑब्जर्व करेंगे, चलो ये तो चलो हम लोग बता दिया। ठीक है, इसको बता दिया। अब मान लो ये एक पॉइंट है पी, ठीक है, यहां से हम ऑब्जर्वेंस किए कि यहां एक फोर्स एफ जा रहा है एंड दिस फोर्स टेंस दिस पॉइंट, दिस फोर्स क्या हो रहा है ना कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है, जो अभी हम बॉडी में पढ़े थे थोड़ी देर, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है। ठीक है, इसको मान लो एल ले लेते हैं, परपेंडिकुलर। एल क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल। ठीक है, द टर्निंग इफेक्ट, ये जो फोर्स इस पॉइंट में हम ऑब्जर्व, मतलब जो बॉडी यहां जो हम पिछले वाला डायग्राम में बताया था कि अगर मैं यहां फोर्स दिया तो इसने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। सो ये फोर्स के कारण इट विल प्रोड्यूस अ मूवमेंट, इट विल प्रोड्यूस अ मूवमेंट, अ सर्कुलर मूवमेंट, अ टर्निंग इफेक्ट। ये फोर्स के कारण एक टर्निंग इफेक्ट आता है, दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। द फोर्स जिसके कारण एक टर्निंग इफेक्ट आता है, दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट जहां आता है, दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला है F इंटू एल। F होता है हम लोगों का फोर्स अप्लाइड, L होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, ऑफ पॉइंट ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, ये ला, ये जो एल, ये ला द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, दिस इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब उसके बाद कपल क्या होता है, अब मैं बता रहा हूं। ये हमने क्या किया था ना कि इस बॉडी को, इस केस में मोमेंट ऑफ फोर्स के केस में हमने बॉडी को एक जगह पे फिक्स कर लिया था और दूसरे जगह पे सिर्फ, और फिक्सिंग मतलब टर्निंग वाला एक्सिस में एक फिक्स मतलब बॉडी को किया गया था, और दूसरे साइड से फोर्स दिया तो बॉडी एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया, दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। पर मान लो एक बॉडी है, ये मान लो एक बॉडी है, ठीक है, इन दोनों का, इसका लेंथ है मान लो x, ये मान लो एक बॉडी है और इसका लेंथ है x। ठीक है, मान लो मैंने यहां एक तो फोर्स दिया F1 और यहां एक तो फोर्स दिया F2, और दोनों F1 इज इक्वल टू F2। तो इससे तुम ध्यान से देखो, F1 इज इक्वल टू F2। अब ध्यान से देखो, ये जो फोर्स है F1, ये बॉडी को इधर मूवमेंट करने को कोशिश करेगा, तो जहां तक F2 बॉडी को इस डायरेक्शन में मूवमेंट करने को कोशिश करेगा। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को कोशिश किया,
ठीक है, ये दोनों फोर्स क्या हुआ व्हेन F1 F2, अब जिसका दोनों बॉडी क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट फॉर्म किया, पर दोनों फोर्स मिलकर प्रोड्यूस हुआ एक कपल। दोनों फोर्स इस बॉडी को जो मूवमेंट कर रहे हैं मिलकर, इट्स द टू इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस, इट इज द टू इक्वल, दोनों इक्वल फोर्सेस एंड पैरेलल फोर्सेस, एंड दैट, और वही फोर्सेस बॉडी को टर्निंग इफेक्ट डाल रहे, वही फोर्सेस बॉडी को टर्निंग इफेक्ट डाल रहे, एंड दैट इज दिस टू इक्वल फोर्सेस विल फॉर्म अ कपल। ठीक है, अगर कपल मान लो कि अगर मैं मान लो यहां फोर्स भी डालूंगा F1, यहां फोर्स भी डालूंगा F2, बॉडी मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ना ये एक्सियल फोर्सेस है, बॉडी मूवमेंट नहीं करेगा, पर ये दोनों इक्वल है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। ठीक है, इट ऑल्सो फॉर्म्स अ कपल। ठीक है, ताकि बॉडी ये रेस्ट में रहता है, दोनों फोर्स मिलकर एक कपल फॉर्म होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज मोमेंट ऑफ फोर्स, न्यूटन्स लॉ, कपल और बेसिक चीजें मैं आज बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइनेटिक्स ऑफ मोशन में, थ्योरी ऑफ मेशिन के लिए भी। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरी ऑफ मेशिन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जितना चीज अभी बताया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बताना जरूरी है, क्योंकि ना बेसिक फंडामेंटल चीज क्लियर रहेगा तो आगे टॉपिक तुम समझ पाओगे। ABCD आएगा तो APPLE एप्पल लिख पाओगे। ठीक है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाऊंगा नेक्स्ट में, फिर उसका टॉर्क, पावर, वर्क ये भी पढ़ाऊंगा। और एक चीज मैं बताऊंगा, एक चीज बताना मैं भूल गया, हमने जो अभी पढ़ा था मोमेंट ऑफ फोर्स जो पढ़ा था, इट इज ऑल्सो नोन एज, ये मोमेंट ऑफ फोर्स ऑल्सो नोन एज टॉर्क। ठीक है, ये याद रखना, टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू L, यही मोमेंट ऑफ फोर्स है। ठीक है, तो इसके यही चीज हमें याद रखना है, जो मोमेंट ऑफ फोर्स जो भी फंडा चीज में पढ़ाया है अभी, दैट इज टॉर्क, उसको हम दूसरे वर्ड में बोलेंगे टॉर्क। ठीक है, सो आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच।